है एमएसएमई, उसका टाइटल है एमएसएमई द वे फॉरवर्ड। उसका नाम मैंने ये रखा है एमएसएमई द वे फॉरवर्ड। उसके पीछे का कारण बहुत Ram, बड़ा there's है, little disturbance बिकॉज from your side. Ram sir, गवर्नमेंट है, may I interrupt you? गवर्नमेंट इज बेसिकली प्रमोटिंग एमएसएमई। वो एमएसएमई, हेलो, या एम आई ऑडिबल नाउ? No, sir. Actually, there's some disturbance from your हेलो, side. The voice is not clear. जस्ट जस्ट There's a voice drop in between. Ram sir, are you there? MSME a lot since the lockdown itself and पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ये जान चुकी है कि एमएसएमई को अगर प्रमोट करेंगे तो ही देश का भला होगा, तो ही देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। इसलिए एमएसएमई को सबसे ज्यादा प्रमोट उनके लिए नई उनके लिए डेवलपमेंट, उनके स्किल्स डेवलप करे, उनके लिए नई नई इंसेंटिव्स लाए, उनके लिए नई नई स्कीम्स लाए, ये उनका टारगेट था। इसलिए उन्होंने ये एक्ट को 2006 ईयर में स्टार्ट करे। उसके पहले क्या होता था कि एवरीबडी वुड टॉक अबाउट इंडस्ट्री। सभी लोग ये बोलते थे कि इंडस्ट्री है, कोई अगर कोई स्पेसिफिक बिजनेस है तो वो इंडस्ट्री के लिए बिलोंग करता है। कोई स्मॉल इंडस्ट्री, कोई एंटरप्राइज, इसके लिए कोई बात नहीं करता था। एमएसएमई एक्ट ने द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्राइज, इस चीज को एक अलग स्टेटस दिया, एक अलग नाम दिया, इम्पोर्टेंस दिया। उन्होंने जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, जो अपने घर से इंडस्ट्रीज चलाते हैं, सर्विस इंडस्ट्री वाले होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं, उनको रिकग्निशन मिला एमएसएमई एक्ट में। और एमएसएमई एक्ट के तहत उन लोगों को अपनी जो भी आगे की सर्विसेज है उसमें कैसे ग्रोथ मिले, कैसे वो उनका और सक्सेस मिले, उनको कैसे उनको और मार्केट मिले, ये सब के लिए उन लोगों के लिए और इसमें डिटेल्स दिए। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाई गवर्नमेंट डिड ऑल ऑफ दिस। गवर्नमेंट ने एमएसएमईज को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया है, एंड व्हाई एमएसएमईज आर सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस कंट्री। सो बेसिकली एमएसएमई इज द हार्ट ऑफ द इकोनॉमी। एमएसएमईज का कंट्रीब्यूशन जो है इस देश में बहुत बड़ा है। ऑलमोस्ट 33% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग टू एमएसएमई। एमएसएमई में करीब करीब 633.92 लाख एंटरप्राइजेस है। सो दैट इज अ ह्यूज नंबर। एमएसएमई में आज के तारीख में अराउंड 45% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर होता है, दैट हैपेंस इन एमएसएमई। सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एमएसएमई। जो भी छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स है, every service provider, be it small or large, is a part of MSME. Of the entire services जो प्रोवाइड करता है कंट्री, उसमें से 30.5%, रफली 31% हो गया है अभी, दे बिलोंग टू द एमएसएमई। एमएसएमईज also play a big role in developing the exports of the country. ऑलमोस्ट आप देखेंगे 48.56, दैट इज 49%, गडकरी साहब ने भी बोला था 49% हो चुका है पिछले साल एमएसएमईज का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट। और मेक इन इंडिया
and manufacturing hub development is also a very vital part of development of MSME. Now let us understand कि MSMEs को इतना सपोर्ट कहाँ कहाँ से आता है. MSMEs are so important. आप देखेंगे उनको नेशनल लेवल सपोर्ट मिलता है, उनको स्टेट लेवल सपोर्ट मिलता है. At national level, there is Ministry of MSME, there is Small Industries Development Organization SIDO, National Small Industries Corporation जो इसके पहले MSMEs को देखता था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, कॉयर बोर्ड है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स है, वेरियस इंस्टीट्यूट्स आर देयर नेशनल लेवल पे. And then there are state level organizations, there are state level institutions like the Directorate of Industries. अगर किसी भी MSME को कोई भी इंडस्ट्री डालनी है तो उसको स्टेट के डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज में अप्लाई करना पड़ता है एट द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर. Then there are state financial corporations, state industrial development corporations. These basically help in providing finance to the MSMEs. Then there are also state level entrepreneurship development institutes which help them. Apart from these two, there are various NGOs, charitable organizations which bring awareness, जो awareness देती है. Banks एक major role play करती है. Banks are separate in themselves, जो अलग से पूरा MSMEs को सपोर्ट करती है. SIDBI वेरी बिग बैंक जो बैंक्स को भी सपोर्ट करती है, MSMEs को भी सपोर्ट करती है. तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो MSMEs को स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, बैंकिंग लेवल पे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है. एंड दैट इज द रीजन आज MSME में इतनी ग्रोथ हो रही है. दैट इज द मेन रीजन कि उनको इतना सपोर्ट मिला है. ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स दे हैव बीन सपोर्टेड अ लॉट बाय द गवर्नमेंट. So after this, let us see who all can be a part of MSME. As you all know, Atmanirbhar Bharat was launched. This scheme was launched during the times of Corona. अभी 13th of May 2020 को ये स्कीम लॉन्च करी थी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने. उसमें उन्होंने MSME के जो भी क्लासिफिकेशन है, ओल्ड क्लासिफिकेशन को हटा दिए और उसके बाद में उन्होंने नए क्लासिफिकेशन लाए. अगर इस इफ यू लुक एट दिस शीट, earlier before this scheme, MSMEs were divided into manufacturing enterprises and service enterprises. Manufacturing का investment level अलग रहता था, service का investment level अलग रहता था, फिर उसमें micro, small and medium कि तीनों में उसको divide करके उसका eligibility define करा जाता था, which was in some way a bit confusing for everybody. उसकी लिमिट्स भी बहुत छोटी थी, उसमें बहुत छोटे छोटे इंडस्ट्रीज ही उसके मेंबर बन सकते थे. दे वर ओनली एलिजिबल फॉर दैट. बट इन आत्मनिर्भर भारत व्हाट हैपेंड, ये सारी स्कीम्स रिवाइज हो चुकी है अभी. नाउ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अ सर्विस सेक्टर. द ओनली बेसिस ऑफ क्राइटेरिया एंड डिवीजन इज द इन्वेस्टमेंट एंड द एनुअल टर्नओवर. सो अगर आप ये देखेंगे द रिवाइज्ड MSME क्लासिफिकेशन and the manufacturing and services of micro industries, for them the maximum level of investment is 1 crore and the turnover shall be less than 5 crore. तो जो भी जिसका भी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, they will be a part of micro level MSME. The next one is small industry. Small का part, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है, अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, so you will be a small industry, you will be classified as a small industry. The next one is medium level. मीडियम में इन्वेस्टमेंट अगर आपका 20 करोड़ से कम है, और इसको उन्होंने बाद में रिवाइज किया है, मीडियम का यहाँ पे चेंज नहीं है, बट मीडियम हैज बीन रिवाइज टू 50 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड 250 करोड़ ऑफ टर्नओवर. बिकॉज जो मिनिस्ट्री है उसको इंडस्ट्री के सारे मेंबर्स ने काफी रिकमेंड करा था कि ये 20 करोड़ और 100 करोड़ की लिमिट बहुत छोटी हो जाएगी. सो इसलिए उन्होंने उसको रिवाइज करके अभी 50 करोड़ और 250 करोड़ कर दिया है. सो अब आप समझ गए हैं कि MSME का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कौन सी इंडस्ट्रीज MSME में आती है, ये अपन समझ गए.
कौन से लिमिट की इंडस्ट्रीज माइक्रो में डिफाइन हो जाएगी या स्मॉल में डिफाइन होगी या मीडियम में डिफाइन होगी, ये चीज अपन समझ गए हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है कि व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इफ यू वांट टू बिकम एन एमएसएमई यू हैव टू रजिस्टर, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो एमएसएमई में रजिस्टर करने के लिए आज से पहले आता था उद्योग आधार नंबर। जो पुराने एमएसएमईज है उनको पता है, दे हैव टेकन, उन्होंने लिया होगा उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। अब उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन को उन्होंने बंद करके उद्यम रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन इज अ मैंडेटरी प्रोसेस। जो भी एमएसएमई बनता है दे शुड मैंडेटरीली बिकम अ पार्ट ऑफ उद्योग एनरोलमेंट नंबर। दे शुड टेक दिस नंबर। अगर आप ये नंबर नहीं लेते हैं तो आपको एमएसएमई में जो भी बेनिफिट्स है, जो अपन आगे बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारे मेजर्स है जो सरकार ने लिया है, ये सब पे अपन डिस्कशन करेंगे। बट अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखेंगे तो आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट का पोर्टल है, वो पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे बेसिक अपना पैन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन जो एग्जिस्टिंग है मेंबर्स एमएसएमई के, जिन्होंने ऑलरेडी उद्योग आधार नंबर लेके रखा है, उनको भी करना है। उनके लिए ड्यू डेट सेट करी गई है 31 मार्च 2021। तो दे विल हैव टू ट्रांसफर देयर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम उद्योग आधार टू उद्यम बिफोर 31 ऑफ मार्च 2021। ओके, सो बेनिफिट्स क्या है जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। एमएसएमईज को अगर उन्होंने उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। थोड़े बहुत बेनिफिट्स की अगर अपन बात करें तो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। जो एमएसएमई रहेगा उनको 1 से 1.5% की इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलती है बैंक लोन पे। नॉन एमएसएमईज को 1 से 2.5% का इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है, एमएसएमईज को कम पे करना पड़ता है। MSMEs are also eligible for collateral free. What is collateral free? Collateral free, I'm sorry, collateral free loan, इसका मतलब ये है कि कोलैटरल फ्री लोन का मतलब ये है कि विदाउट कोलैटरल बैंक आपको लोन दे देंगी। बगैर आपकी कोई प्रॉपर्टी को बैंक में मॉर्टगेज करे आपको लोन दे देंगी। अनदर बेनिफिट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट। बेसिकली बिजनेस में प्रॉब्लम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स सप्लाई करते हैं, तो पेमेंट नहीं आता है। So MSMEs, if they are part of MSME, if they have उद्यम registration, so उन लोग को 45 डेज में पेमेंट आता है। अपन आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को डिटेल में कि कैसे वो पेमेंट ले सकते हैं, कैसे उनका पेमेंट देना कंपलसरी होता है। इसके अलावा उनको स्पेशल बेनिफिट्स है, रिजर्वेशन पॉलिसीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सेक्टर में है। अगर उनको रजिस्ट्रेशन लेना है, लाइसेंस लेना है, अप्रूवल्स लेना है अलग अलग मिनिस्ट्री के, so having a MSME registration, udyam registration is of utmost importance, it is highly benefit। फिर इसके बाद में they will also be eligible for CLC, credit link capital subsidy, ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर स्पेशल कंसिडरेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट MSMEs को प्रमोट करने के लिए उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग जो एग्जीबिशंस होते हैं, ट्रेड फेयर्स होते हैं, उन सब में लेके जाती है to basically help them to market their product। आप गवर्नमेंट के पास अप्लाई करिए, गवर्नमेंट आपको उनके जो भी इंटरनेशनल एक्सपो रहेगा वहां पे लेके जाएगी, वहां पे आप अपना प्रोडक्ट को मार्केट करिए। उस चीज में गवर्नमेंट आपको प्रमोशन में हेल्प करेगी। दे विल हेल्प यू in paying the flight tickets also, they will help you pay for the rent of the exhibition stall over there। so इस तरीके की बेनिफिट्स देती है गवर्नमेंट। और आगे बात करें तो जो गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट के टेंडर्स में एक EMD होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है, जो नॉन MSMEs को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को करना पड़ता है। MSME अगर उसमें अप्लाई करता है तो उनको उसका वेवर मिल जाता है, दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में कंसेशन आता है,
स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस में वेवर आता है। आईएसओ सर्टिफिकेशन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में। आईएसओ सर्टिफिकेशन आपकी कंपनी को और आपके बिजनेस को और एक ऑथेंटिसिटी देगा, आपको इंटरनेशनल मार्केट में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में रिकॉग्निशन देगा। सो आईएसओ ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन फीस ये सब का जो है ये रियम्बर्सल होगा आपको, टू सम एक्सटेंट इसमें रियम्बर्सल देते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स में बेनिफिट्स है, एनएसआईसी एंड क्रेडिट रेटिंग फीस होती है उसमें सब्सिडी मिलता है। पेटेंट अगर कोई बनाते हैं, जो अपना इनोवेटिव जिसका भी प्रोडक्ट होता है वो उन्होंने अपना प्रोडक्ट को पेटेंट करना चाहिए, तो पेटेंट रजिस्ट्रेशन में भी उनको सब्सिडी मिलती है। बारकोड रजिस्ट्रेशन जो इवेंट्स होते हैं उसमें बारकोड यूज करने के लिए एमएसएमई मिनिस्ट्री प्रमोट करती है, सो उसका भी सब्सिडी देते हैं। एंड ऑन बहुत सारी, इसके अलावा बहुत सारी बेनिफिट्स है। सो आफ्टर द बेनिफिट्स लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर द मेन स्कीम्स इन एमएसएमई। एक सबसे बड़ी स्कीम है इसकी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। ना पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का मतलब अगर आप देखें तो सारे गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज को, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कंपल्सरीली अ सेट परसेंटेज जो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, वो एमएसएमई से प्रोक्योर करना है। उसकी 20% की एक लिमिट सेट करी है। 20% ऑफ द सप्लाई हैज टू बी टेकन थ्रू एमएसएमई, दिस इज कंपल्सरी। आप इस चीजों को एमएसएमई संबंध पोर्टल जो जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ये लिंक पे आप जाके गवर्नमेंट की एवरी डिपार्टमेंट, एवरी मिनिस्ट्री में कितना उनका ईयरली टारगेट है, उसमें से कितना उन्होंने अचीव कर लिया है, कितना बाकी है, ये सब चीजें दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, a 4% of sub-target is also there for the backward classes, SC, ST and other OBC classes। उनके लिए उनसे procurement and services supply के लिए 4% का उन्होंने अलग से कोटा बना के रखा है। Apart from that, there are specific 358 items जिसका procurement सिर्फ MSME से होगा। So this is a huge thing। एमएसएमईज के लिए अगर उनको गवर्नमेंट सप्लाई में जाना है, इफ दे वांट टू सप्लाई टू गवर्नमेंट, तो दिस इज अ बिग बेनिफिट, दिस इज अ बिग बूस्ट कि आप गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए एक स्पेसिफिक अलग कोटा है जो हर साल उनको लेना ही पड़ेगा आपसे। आगे अपन बात करते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल। जैसा कि मैंने पहले बोला था, उद्यम रजिस्ट्रेशन में एमएसएमईज को पेमेंट अंडर 45 डेज मिलने की गारंटी देता है। सो 45 डेज में अगर आपको पेमेंट नहीं मिलता है, सो स्पेशली फॉर एमएसएमईज जिनको कोर्ट में नहीं जाना है, सो सिविल कोर्ट में कोई सूट नहीं करना है, हाई कोर्ट में कोई सूट नहीं फाइल करना है, उनके लिए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल बनाया गया है। अब ये काउंसिल का क्या कहना है? ये काउंसिल का कहना ये है कि जो भी एमएसएमई है, अगर उन्हें 45 डेज के अंदर उनका पेमेंट नहीं आता है, तो वो एमएसएमई कोर्ट में अपना केस, फैसिलिटेशन काउंसिल में एक अपना केस डाल सकते हैं। और इस केस को डालने के बदले फायदा ये होता है कि सामने वाले को उनको विद इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, विद इंटरेस्ट ऑल्सो 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट, जो भी स्पेसिफाइड आरबीआई का बैंक रेट होता है उसका 3 टाइम्स उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। सो ये बहुत बड़ी बात है। जनरली कोर्ट्स में क्या होता है, बगैर किसी इंटरेस्ट के अगर आप सिविल कोर्ट में भी जाएंगे, जैसे मैं लॉयर हूँ तो मुझे पता है, आप सिविल कोर्ट में भी जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। सिविल कोर्ट में आपका केस लगेगा, कब लगेगा, कैसा लगेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सालों सालों लग जाते हैं उसमें एक केस की तारीख आने के लिए। बट एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल में ऐसा नहीं होता है। वहां पे उनको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि every appeal, every reference that is made to them should be decided within a period of 90 days। मतलब 90 डेज में उनको डिसीजन पे आना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बेनिफिशियल है सारे एमएसएमईज को कि अगर कोई पार्टी आपको पेमेंट नहीं करता है तो इमीडिएटली आप एमएसएमई काउंसिल में आप अपना एक रेफरेंस डालिए, पिटिशन डालिए और 3 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा, आपको पेमेंट आ जाएगा। सो दिस इज अ बिग बूस्ट। जिन लोगों को लगता है नहीं बिजनेस नहीं करना है, पैसे डूब जाते हैं, पैसे अटक जाते हैं,
अगर एमएसएमई हो आप, एमएसएमई में आप बिजनेस करते हो, तो एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल इज द बेस्ट वे टू रिकवर योर मनी, टू सेफली एंड क्विकली रिकवर योर मनी। आगे अपन बात करते हैं कि इस साल 2020 में एमएसएमईज को आत्मनिर्भर भारत में बहुत बूस्ट मिला है। बट व्हाट आर द 12 मेन गिफ्ट्स टू एमएसएमईज इन 2020? एक क्विक गो थ्रू करते हैं अपन कि व्हाट आर द 12 गिफ्ट्स जो एमएसएमईज को मिले हैं। सो नंबर 1 इज इनकम टैक्स एक्ट में द रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिट लिमिट, जो ऑडिट करना पड़ता है मैंडेटरी इनकम टैक्स एक्ट में, उसकी लिमिट 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया है। वेरियस इक्विटी एंड टेक्निकल असिस्टेंट की उन्होंने असिस्टेंस की नई नई स्कीम्स लाई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए उन्होंने अलग अलग स्कीम्स लाई है। कॉर्पोरेट रेट टैक्स, इसको सरकार ने रिड्यूस कर दिया है, पहले 30% था, अभी न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को 15% पे कर दिया है। सो दैट इज अ बिग बूस्ट। फॉरेन से जो इन्वेस्टर्स है उनको इंडिया में इनवाइट करने के लिए, इंडियन लोकल जो है लोगों को, उनको मैन्युफैक्चरिंग में आए, उनको प्रमोट करने के लिए टैक्स रेट कम कर दिया है। उसके बाद में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो शेयर्स पे डिविडेंड आता है उस पे डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था, उसको उन्होंने हटा दिया है। ई लॉजिस्टिक मार्केट इज इन प्रोग्रेस। ई लॉजिस्टिक मार्केट में जो लॉजिस्टिक है, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, उसको ऑर्गेनाइज करके, उसको और स्ट्रीमलाइन करके, ताकि द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द टाइम फॉर ट्रांसपोर्टेशन इज रिड्यूस्ड। इस चीज के लिए उन्होंने ई लॉजिस्टिक्स मार्केट चालू करा है। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम इज अ वेरी यूनिक सिस्टम, जिसमें अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी को सप्लाई करते हैं और उसका पेमेंट अगर आपको 3 महीने लेट आता है, तो आप उसको बैंक में जाके डिस्काउंट करा सकते हैं। बैंक में आपको इनवॉइस सबमिट कर सकते हो, बैंक आपको वो इनवॉइस के लिए पेमेंट दे देगा एट अ सर्टेन 2 और 3% और वॉट एवर परसेंटेज। दिस इज अ बिग बेनिफिट फॉर देम। जीएसटी में वेरियस बहुत सारी स्कीम्स आई है जो अपन अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट जीएसटी में बहुत सारी स्कीम्स आई है। वर्किंग कैपिटल क्रेडिट की बहुत सारी स्कीम्स आई है। इसके अलावा जो इंपोर्ट होता है आइटम्स, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स इन द कंट्री, लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, उनको दिक्कत जाती थी, उनका मार्केट कम होता था, उनको कॉस्ट की इश्यूज आते थे, उस पे उन्होंने कंट्रोल लेके आए हैं। गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहा है कि कौन से फॉरेन के, चाइना के है या कोई भी और कंट्री के प्रोडक्ट्स है जो इंडिया में आके इंडियन मार्केट खराब हो रहे हैं, तो उस पे गवर्नमेंट ऑलरेडी कंट्रोल लाने की प्लानिंग में है। और इसके अलावा द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एवरी ईयर बढ़ते जा रही है। सो दैट इज अ बिग गिफ्ट। आप अगर कोई नई कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, नया काम सेटअप करना चाहते हैं, सो देर इज अ वन पोर्टल एप्लीकेशन एंड अप्रूवल फोरम, उस पे आप एक ही जगह जाके सारा अपना अप्रूवल बिजनेस का करा सकते हो। तो दीज आर द 12 गिफ्ट जो एमएसएमईज को मिले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे गिफ्ट है, अपन आगे बात करते हैं उसके बारे में। आगे अपन देखें तो आत्मनिर्भर भारत, जिसमें बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, उसमें क्या क्या है, एमएसएमईज को लेके क्या क्या स्कीम्स लॉन्च करी है, उस पे एक नजर डालते हैं। व्हाट आर द वेरियस रिलीफ्स? तो एक अपन देखें, सो दीज आर द शॉर्ट मेजर्स टेकन फॉर द एमएसएमईज। पहला है 3 लाख करोड़ ऑफ कोलैटरल फ्री, इसको अपन आगे देखते हैं। 20 करोड़ ऑफ बिजनेस सबऑर्डिनेट डेट फॉर एमएसएमई। 50 करोड़, ये दिस इज अ न्यू कंसेप्ट। 50 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन, जो स्टार्टअप्स है, जो नया अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, उनके लिए है ये बेनिफिशियल है। न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई अपन ने देख चुके हैं। ग्लोबल टेंडर्स अप टू 200 करोड़, उसमें फॉरेन कंपनीज को डिसअलाउ कर दिया है उन्होंने, उसमें सिर्फ लोकल कंपनीज अलाउ करेंगी। अदर इंटरवेंशंस फॉर एमएसएमईज रुपीज 2500 करोड़ फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड फॉर वर्कर्स, उसमें उनको रिलीफ दिया है। इसके अलावा लिक्विडिटी फैसिलिटीज टू एनबीएफसी ऑफ ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ दिया है। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम टू एनबीएफसी 45,000 करोड़ दिया है। 90,000 करोड़ ऑफ लिक्विडिटी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को दिया है। कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीफ दिया है। और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन की डेडलाइन एक्सटेंड हो गई है। टीडीएस, टीसीएस, टीडीएस की रिलीफ है। डायरेक्ट टैक्सेस की रिलीफ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की रिलीफ है। सो एमएसएमईज के जो 3 बेसिक, जो सबसे ज्यादा उनको इम्पैक्ट करेंगे,
उस पे अपन डिटेल में एक बात करते हैं कि व्हाट आर द डिटेल्ड बेनिफिट्स गिवन टू एमएसएमईज। तो सबसे पहली स्कीम है उसमें 3 लाख करोड़ ऑफ कोलैटरल ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस। तो इस स्कीम में जिस भी बिजनेस का ऑन 29th ऑफ नवंबर 29th ऑफ फरवरी को जो भी आउटस्टैंडिंग है उसका 20% ऑफ लोन गवर्नमेंट गारंटी पे उनको मिल रहा है टू मीट द एडिशनल फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। कोविड के चक्कर में सब लोगों के बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है, दे हैव बीन मेजरली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, देयर इज फाइनेंशियल क्रंच। सो उन लोगों के लिए विदाउट एनी कोलैटरल विदाउट एनी चार्जेस गवर्नमेंट गारंटी की स्कीम के तहत उनको 20% ऑफ लोन मिला है। इस लोन की वैलिडिटी है 31st of October, which is almost ending in next month, and currently 50% of the loans इसमें disburse हो चुके हैं। So if you are an MSME, अगर आप एक MSME हो ऑलरेडी और आप एलिजिबल हो इस लोन के लिए, और अगर आपके बैंक ने आपको लोन नहीं दिया है अभी तक, तो आप इमीडिएटली आपके बैंक में जाए और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाए। इसके अलावा नेक्स्ट है 20,000 करोड़ लोन्स टू सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई। तो 20,000 ऑफ सबऑर्डिनेट डेट, इसका मतलब ये होता है कि जो भी बैंक अकाउंट्स है जो एनपीए हो चुके हैं, जिनको और नहीं मिल रही है, उन कंपनीज को गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है। उनके डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट अप टू अ लिमिट ऑफ एवरी डायरेक्टर 75 लाख रुपीस का विदाउट कोलैटरल लोन दे रही है। इस लोन देने का पर्पस यही है कि ये लोन उनको अपने कंपनी के रिवाइवल में हेल्प करे, उनके कंपनी में फाइनेंशियल क्रंच को हेल्प करे, और बेसिकली कोविड के सिचुएशंस में जो भी डिफिकल्टीज जा रही है उसको वेव ऑफ करे, बिकॉज ये लोग ऑलरेडी एनपीए है, इनका अकाउंट ऑलरेडी एनपीए है। तो बेसिकली उनको हेल्प करने के लिए, उनको रिवाइव करने के लिए ये एक गवर्नमेंट की तरफ से स्मॉल स्टेप रहा है। इसके अलावा 50,000 करोड़ ऑफ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एमएसएमईज। दिस इज बेसिकली अ फंड ऑफ फंड्स, मतलब दिस इज बेसिकली फॉर स्टार्टअप्स। जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको गवर्नमेंट जो प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स है, जो इनोवेटिव स्टार्टअप्स है, जिस स्टार्ट है कि दिस विल गो अ लॉन्ग वे, उन स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट कैच करेगी, उनको अंडरस्टैंड करेगी, उनको गाइड करेगी, उनको ग्रोथ में सपोर्ट करेगी और उनको फंडिंग देगी। अब दिस स्कीम इज इन द इनिशियल स्टेजेस, इसमें और अभी क्लैरिफिकेशंस आने बाकी है सरकार के, बट फॉर एनी न्यू स्टार्टअप दिस इज अ वॉच, यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन दिस एंड you have to keep updated yourself about the latest updates in this scheme. Apart from this, Startup India Action Plan. Now what happened 2016 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो स्कीम लॉन्च करे है स्टार्टअप इंडिया की, उसमें उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं, बहुत सारे लोन की स्कीम्स लाए हैं, सब्सिडी की स्कीम्स लाए हैं। तो अगर अपन बात करें कि व्हाट इज द एक्शन प्लान, तो जो स्टार्टअप्स है उनको टैक्स नहीं लगेगा 3 साल के लिए, उनको कैपिटल गेन नहीं लगेगा, उनका सेल्फ सर्टिफिकेशन का कंप्लायंस हो जाएगा, सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड मार्केटिंग का रहेगा, पेटेंट एंड आईपीआर में बेनिफिट्स रहेगा उनका, पेटेंट एप्लीकेशन में उनको ऑलमोस्ट 80% की रिबेट दी जाएंगी। एग्जिट पॉलिसी, क्या होता है कोई स्टार्टअप अगर सोचते हैं उस हिसाब से काम नहीं करता है, स्टार्टअप फेल हो जाता है, सो देयर इज अ 90 डे पॉलिसी जिसको उन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में लेके आ गए हैं। डेडिकेटेड फंड ऑफ 10,000 crores which has already been infused by the government, वो चालू करे हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया पोर्टल भी बनाया है गवर्नमेंट ने और उनको बहुत सपोर्ट किया है। उनके लिए अलग अलग स्कीम्स है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जिसके बारे में अपन आगे और चर्चा करेंगे। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है, उनके लिए अलग से एक पोर्टल बनाया है ताकि उनको एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन, सारी स्कीम्स की डिटेल्स मिल जाए। और बायो क्लस्टर्स एक नया कंसेप्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है विच विल हेल्प द इंडस्ट्रीज टू डेवलप एंड ग्रो ईच अदर। उस तरीके का उन्होंने नया कंसेप्ट लाया है इंडिया में और उस चीज को उन्होंने और प्रमोट किया है। तो अभी अपन बात करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस, देखिए स्कीम्स तो इतनी है, ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा स्कीम्स है स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में। सबके बारे में बात करने जाएंगे तो आज की रात हो जाएगी।
सो लिमिटेड समय में अगर अपन बात करें तो टॉप 4 to 5 स्कीम्स जो इन जनरल एवरीबडी विल बी विच विल बी एप्लीकेबल टू एवरीबडी, उसकी अपन चर्चा करते हैं अभी। तो सबसे पहला स्कीम होता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम्स फॉर एमएसएमई। ये क्या होता है कि अगर कोई भी एमएसएमई है, उनको विदाउट कोलैटरल या ऑन गारंटी, विदाउट गारंटी अगर उनको लोन चाहिए, तो उस चीज के लिए उनको क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम में अप्लाई करना पड़ेगा। इस स्कीम में उनको टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल, ये दोनों फैसिलिटीज मिलती है। और टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो एक शॉर्ट में उनको बता देता हूँ। टर्म लोन में ऐसा होता है कि वर्किंग कैपिटल में कैसा होता है कि आप जाएंगे उतने पैसे पे आपको interest पे करना पड़ेगा। तो ये चार्जेस फॉर 1%, 5 लाख के ऊपर की अगर है क्रेडिट लिमिट तो 0.85% फॉर वुमेन एंड 1% फॉर अदर्स। गारंटी कवर रुपये अगर अपन देखें तो अप टू 5 लाख रुपीज इज 85% ऑफ क्रेडिट एक्सपोजर, और 5 लाख के ऊपर है तो 80% है। इसके अलावा अदर देन वुमेन ओन्ड, अदर फॉर अदर एमएसएमईज देन वुमेन ओन्ड एंड अप टू 50 लाख, 75% of the credit exposure will be guaranteed by the government, and above 50 lakh जो भी रहेगा लोन का, जो स्टार्टअप है, जनरली दिक्कत ये होती है कि कोई भी नया स्टार्टअप होता है, किसी को भी नया बिजनेस डालना है, उनके पास में कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं होती है, तो दिस इज अ गुड स्कीम फॉर कोलैटरल फ्री लोन्स। नेक्स्ट अपन बात करें तो स्टैंड इंडिया की, बेसिकली incorporated to help women entrepreneurs and scheme। और उसकी बेसिक क्राइटेरिया ये है कि they are above 18 years of age and they will be only eligible if they are starting a new project. If we see here, only greenfield projects, that is a first time venture will be given a loan under stand up। की government wants कि जो backward classes है and the women of the country, they should be promoted to uplift themselves, and that is the reason कि stand up India की स्कीम लेके आया है उन्होंने। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया में 10% ऑफ द कंट्रीब्यूशन will be by the promoters। 10 करोड़ लेना है अपने को तो 10 लाख रुपए आपको अपने हाथ से देने पड़ेगा। तो मुद्रा योजना काफी लोन सबसे पहले को मिलता है, उसकी लिमिट होती है 50 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज के बीच में होता है। जो एंटरप्रेन्योर्स है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, या किसी को ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनके लिए किशोर लोन की कैटेगरी में उनमें लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद आता है तरुण कैटेगरी, उसमें 5 लाख से 10 लाख के बीच में ये लोन्स जनरली जो ऑलरेडी बिजनेस जिनका एस्टेब्लिश्ड होता है उनको एक्सपांशन के लिए लोन दिया जाता है। और ये सारे जो लोन्स है शिशु, किशोर और तरुण, ये सारे लोन विदाउट कोलैटरल 59 के अंडर ये लोन आपका प्रोसेस हो जाएगा, आपको अप्रूवल लेटर आ जाएगा। तो इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। गवर्नमेंट के पोर्टल पे अगर आप जाएंगे, एमएसएमई मुद्रा लोन के पोर्टल पे अगर आप जाएंगे तो आपको वो साइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा। उनके क्वेश्चंस रहेंगे, अपनी डिटेल्स फिल करिए, टैक्स की डिटेल्स, जीएसटी डिटेल्स, और लोन कितने का चाहिए अपने को, ये सारी डिटेल्स फिल करें
और जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें टिक कर दीजिए और आपका इमीडिएटली अप्रूवल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। दिस इज अ वंडरफुल स्कीम, आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएँ। इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है, कहीं बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक डिटेल्स आप अपनी अपलोड करें और आप इस लोन के लिए अप्लाई करें। इसके बाद एक बहुत बेनिफिशियल स्कीम है, द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब प्राइम मिनिस्टर की स्कीम जो ये लॉन्च करी है, इसका बेसिक मोटिव ये है कि जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स है, उनको अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड, दे शुड बी एम्प्लॉयमेंट गिवर्स एंड नॉट एम्प्लॉयमेंट सीकर्स। दिस इज देयर टारगेट। उस तरीके से उन्होंने अपना काम करना चाहिए, उसके लिए ये नया स्कीम उन्होंने लॉन्च करा है। सो इस स्कीम के अंदर द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 25 लाख रुपीज फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड 10 लाख रुपीज फॉर अ सर्विस यूनिट। इसके अलावा सारे एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सोसाइटीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्लान ट्रेनिंग होती है जिसको मैंडेटरीली करना पड़ता है फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपीज और मोर। जो भी एंटरप्रेन्योर है उनको ये ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, बेसिक ट्रेनिंग होती है, और उसको ले लिए तो उसके बाद में ये लोन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। मिनिमम 18 ईयर्स, दैट्स ओके। सब्सिडी की अगर अपन बात करें तो रूरल में अगर ये स्कीम कॉस्ट, और अगर रूरल में आती है और बैकवर्ड क्लासेस के लिए एप्लीकेशन आता है तो 35%। सेम वेज अर्बन में 15% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 25% फॉर बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज। तो इस तरीके से इस स्कीम को बनाया गया है। ये स्कीम के लिए भी सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है ना, आप डॉक्यूमेंट्स आप उस पर फाइल करें और ऑटोमेटिकली बैंक के साथ कम्युनिकेशन आपका बन जाएगा उसमें। इसमें एक आपको मिल गई फंडिंग, आपको मिल गई, उसके बाद आपको 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है। यू हैव टू कंटिन्यू द बिजनेस फॉर 3 इयर्स, आपका लॉक इन पीरियड रहेगा उसके लिए। 3 इयर्स तक आप वो बिजनेस सेल नहीं कर पाएंगे, वो एक उसका क्राइटेरिया रहता है। नेक्स्ट स्कीम की अगर अपन बात करें तो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। दिस स्कीम इज बेसिकली फॉर ऑल द एमएसएमईज जिनको अपनी टेक्नोलॉजी के लिए प्लांट एंड मशीनरी होती है, इक्विपमेंट होता है जो पुरानी हो जाती है, जिसको अपग्रेड करना पड़ता है, अपग्रेडेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए ये सब्सिडी स्कीम लाई है। तो इस सब्सिडी स्कीम में न्यू एंटरप्रेन्योर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, पुराने एंटरप्रेन्योर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये है कि 15% ऑफ दी जो है सब्सिडी वो मिलती है उनको इमीडिएटली, और लोन्स जो होते हैं इसमें 40 लाख से 1 करोड़ के बीच में होता है, और जो सब्सिडी होती है वो प्लांट एंड मशीनरी के परचेस प्राइस पे होती है। इसमें भी अगर अपन देखें सो प्रायोरिटी इज गिवन टू द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ कंपनीज आर अलाउड टू अप्लाई दिस स्कीम। नेक्स्ट स्कीम अगर अपन देखें तो ये हो गई है 5 बेसिक स्कीम्स, तो ये 5 हो गई है। इसके अलावा अगर आप जाए तो startupindia.gov.in इज द वेबसाइट। दिस इज द गोल्ड माइन वेबसाइट फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स जिनको भी अगर गवर्नमेंट से कोई लोन चाहिए, कोई स्कीम में सब्सिडी चाहिए, स्टेट वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट वाइज सारी स्कीम उस वेबसाइट पे दी गई है। आप वो वेबसाइट किस तरीके से मुझे मेरे बेनिफिट के लिए स्कीम्स मिलती है। अब नेक्स्ट अगर अपन पब्लिक है, सारे बिजनेस डाउन है, तो सबसे पहली चीज अगर वो उन्होंने करना चाहिए, सो दे शुड नॉट ऑलवेज बिलीव इन सोल प्रोप्राइटर स्कीम्स, सॉरी सोल प्रोप्राइटरी फर्म्स। दे शुड फॉर्म एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बिकॉज एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर दे हैव मोर रिकग्निशन, दे आर बेटर एक्सेप्टेड। और मार्केटिंग में उसके बाद का स्टेप अगर रहेगा तो जो एग्जिस्टिंग है एमएसएमईज उनको फाइनेंस और अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखना है, उनको पैसा अपना बहुत ज्यादा कहीं लगा के नहीं रखे, उस चीज का वो ध्यान रखे। लिक्विडिटी के बारे
में ध्यान, पैसा इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, उस चीज़ के बारे में ध्यान दें और डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा उठाएँ। आज जो ये ज़ूम पे अपन वेबिनार कर रहे हैं, दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ डिजिटलाइजेशन। सो डिजिटल मार्केटिंग वाया सोशल मीडिया, वाया वेरियस प्लेटफ़ॉर्म्स, इस चीज़ को आप और एक्सप्लोर करें। कोई भी बिज़नेस को अगर आपको आज की तारीख में सेटअप करना है, सो देयर हैज़ टू बी अ डिजिटल प्रेजेंस। एक आपकी होनी चाहिए, एक आपका पेज होना चाहिए, सोशल मीडिया पे आपका पेज होना चाहिए, आपकी प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए और उस तरीके से अगर आपको अपने बिज़नेस को कहीं पे भी पिच करना है, सो ये आपके क्रेडेंशियल्स को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत में जो भी स्कीम्स लॉन्च करे हैं, जो भी बेनिफिट्स दिए हैं, उस चीज़ को कॉन्स्टेंटली आप देखते रहे, उस चीज़ को अपडेट करते रहे और एमएसएमईज़ को जो भी है कोरोना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है एंड धीरे-धीरे स्लोली एंड स्लोली द थिंग्स विल बिकम नॉर्मल। सो आफ्टर दिस आगे के बारे में अगर अपन बात करें, तो फ्यूचर क्या बोलता है? आगे एमएसएमईज़ के बारे में क्या लिखा है? तो एमएसएमईज़ को आगे एमएस जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में बहुत बेनिफिट मिलेगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में एक अलग से उनका डिस्पेंसेशन बनेगा जिसमें उनको चांस मिलेगा टू प्रेजेंट ए रेजोल्यूशन प्लान। जो भी कंपनीज इंसॉल्वेंसी में गई है उनको एमएसएमईज़ को उनसे पैसा अगर रिकवर करना है तो उसके लिए उनको एक मौका मिलेगा। उसके अलावा जो भी एमएसएमईज़ है उनको ऑलमोस्ट अप टू 1 लाख करोड़ का सैलरी सपोर्ट का स्कीम इन प्रोसेस है, इन पाइपलाइन है। दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स के और इसके अलावा नए नए एमएसएमईज़ को पुश आ रहे हैं। इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स आर नेग्लेक्टेड बाय द गवर्नमेंट बट दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग न्यू स्कीम्स टू हेल्प द गवर्नमेंट एंड इसके अलावा लॉन्च ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म्स। अभी रिसेंटली उन्होंने रीस्टार्ट इंडिया का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एडवाइजरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, चैंपियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स का बेनिफिट उठाए आप, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप जाए और जो भी बेनिफिट्स स्कीम्स है, जो भी आपके पास आइडियाज है, उस चीज के लिए आपके पास वहाँ पे क्या स्पेसिफिक स्कीम मिलती है, उस चीज को एक्सप्लोर करें और आगे अपनी ग्रोथ उस तरीके से प्लान करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो लोग मुझे आके पूछते हैं सर हमको बताइए कि हमको बिजनेस चालू करना है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, हमको बिजनेस से करना है। तो जो लोग भी बहुत कंफ्यूज्ड है कि किस तरीके का बिजनेस करे, बिजनेस चालू करना है बट समझ में नहीं आ रहा बिजनेस करे, तो उन लोगों को और उस समय उन लोगों को दो चीजें देखना चाहिए कि नंबर वन आपको पसंद क्या है, आपको इंटरेस्ट किस चीज का है। आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग का इंटरेस्ट है तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको किस चीज में मैन्युफैक्चरिंग में जाने में इंटरेस्ट है, आपको आप उस चीज में जाए। और उसके अलावा आप अपना खुद का एक स्किल सेट होता है, हर इंसान का अपना स्किल सेट होता है। आप वो स्किल सेट को और जिस चीज को आप पसंद करते हैं, इन दोनों के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना के आप उस लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करें और उस तरीके का अपना बिजनेस या सर्विस वेंचर जो भी है उसको आप इनिशिएट करें। को काम करने में भी मजा आएगा, आप काम कॉन्फिडेंटली करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा और आपको आगे जाके नई नई अपॉर्चुनिटीज और नई नई ग्रोथ के चांसेस और मिलेंगे इसमें। सो दैट इज ऑल फॉर मी फॉर नाउ। आपके और कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, सो आई एम हियर टू सॉल्व देम। थैंक यू। Thank you, Ram sir. It was truly a very informative session. जो आपने एक लाइन जरूर बहुत सही से कहा था कि there is loads and loads of information about आत्मनिर्भर भारत अभियान and MSMEs, but आपने जिस तरह से उसको concise करके बताया है, definitely this information is going to help not only the students but adults also. So it was truly a very informative session. Thank you for this. There are some questions. एक बहुत interesting comment आया है कि सर हम तो अभी students हैं. So I would like to answer that कि ये स्टूडेंट्स है और इसीलिए आप लोगों के लिए ये लेक्चर अरेंज किए थे ताकि आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी दी जाए।
आपको ये नहीं है कि अपनी पढ़ाई छोड़ करके अपना स्टार्ट करना है, लेकिन जैसे ही आप अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं तो रादर देन वेस्टिंग टाइम कि अब हमें क्या करना है, तो आप आपका अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग है आपके लिए। And before that, there is one question: is there anything for cooperative credit societies? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के लिए लोन मिलता है, अलग अलग उसमें स्कीम्स आती है। एंड आपका किस प्रकार का रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार का आपका बिजनेस मॉडल है, उस हिसाब से आपको लोन मिलता है। इसके अलावा एक चीज मैं और पॉइंट आउट करना चाहूंगा, आज की सभी यंग जनरेशन है, सब ये देखते हैं कि हम कैसे भी करके सिटीज में अपना बिजनेस सेटअप करें, सिटीज में काम करें आके। बट मैं ये कहना चाहूंगा टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टार्ट देयर न्यू बिजनेस, फोकस ऑन रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री। रूरल इंडिया में ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज का बहुत स्कोप है, वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट की डिमांड्स है। और वहाँ पे अगर आप कोई स्कीम लॉन्च करने के बारे में सोचते हैं, वहाँ पे आपको कोई चीज में इंटरेस्ट होता है, तो उस चीज में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अमेजिंग। डॉक्टर टावरी, कमल टावरी सर बिल्कुल ऐसे थम्स अप दिखा रहे हैं वहां से, एंड ही इज सपोर्टिंग दैट रूरल में यस वी हैव टू इन्वेस्ट इनटू रूरल। यस यस। For all the students who are really interested in investing and doing something in rural India, Dr. Kamal Tauri sir is an ex-IS officer. He's the secretary. He was the secretary to the government of Uttar Pradesh. So if anybody wants to connect with him, he's always ready to help and guide young students like us in any venture. So अगर आपको किसी को भी उनसे कनेक्ट करना है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज आप कांटेक्ट करें, एंड I will definitely help you connect with him. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। एंड दिस वन अनदर, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई सवाल लग रहा है, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, तो आप इसे चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। विल ट्राई टू विल गेट इट सॉल्व फ्रॉम आवर फैकल्टी टुडे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, if you can share some good business in micro SME for women entrepreneurs, please share. Are there any avenues related to agriculture segment? सी, जैसे मैंने पहले ही बोला, मैं आपको कोई बिजनेस आइडिया नहीं बता पाऊंगा। बिजनेस आइडिया के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। मैं आपको एक्स चीज बताऊंगा बट आपको इंटरेस्ट वाई में रहेगा, सो दैट विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म। आपको आपका इंटरेस्ट डिफाइन करना है। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपको ये देखना है मेरा स्किल किस चीज में है। ये दो चीजों में अगर क्लैरिटी आती है तो उसके बाद में क्या बिजनेस करे वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो ये दो चीजें देखे आप, और उसके बाद में आपको समझ में आएगा। Yes. जब हमें, और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। आई एम सॉरी, yeah, exactly, I was telling the same वुमेन thing. एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। उनको अगर टू ऑल द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन हियरिंग टुडे, उद्यम शक्ति इज अ पोर्टल। उद्यम शक्ति पोर्टल पे आप जाए, और दैट इज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। वुमेन के लिए जो भी स्कीम्स होती है, उनके लिए सारी डिटेल्स, क्या क्या उसमें एप्लीकेबल होता है, वो सारी चीजें उस पोर्टल पे दिए हैं। अब तो आप वो जाके इमीडिएटली आप उसको देखें, आप उसको स्टडी करें, और आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है आगे। राइट। मैं जब हम लोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम लोग एम्पावरमेंट पे हम सेशन लेना चाह रहे थे, और तब मैंने ये वेबसाइट एक्सप्लोर किया था। आई वाज अमेज्ड टू सी दैट देयर सो मेनी स्कीम्स अंडर दिस वुमेन एम्पावरमेंट। और इनफैक्ट ऑनलाइन जैसे हमारे अमेजोन है, वैसे हमारा गवर्नमेंट का इटसेल्फ एक पोर्टल पे उन्होंने जो है कि यहाँ पर यू कैन सेल योर थिंग्स, ऐसा भी उन्होंने वहाँ पर प्रोविजन किया हुआ है। तो yes, for all the women entrepreneurs, you please visit this site. I think Ramheda sir can just put in the website name here into the chat box, and we all can avail this. Yes, another question is related to again agriculture. Recently, I've completed my post-graduation in agriculture, and now I want to start my agro agency. How can I go about it? See, agro agency, you will have to define what you want to do in agro agency. So only then we will able to figure out what we want to do. Just write down what is your what you want to do in agro agency. Anything in particular Then from the we can government do side it. for the agricultural setup? There's lot, and there's so many loans and this given in under this segment under the agriculture thing. So can you just comment on something on that?
agriculture, for agriculture schemes, नाबार्ड इज द नोडल अथॉरिटी. नाबार्ड में बहुत सारी स्कीम्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड. स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड. For dairy farming also there is a lot of scheme. For warehousing, rural warehousing also there is a lot of scheme. For farmers also there are many schemes for taking loan for their equipment, also tractors, also for fertilizers also there are a lot of schemes. Farmers do get loans without collateral. collateral free loans मिलता है उनको. 4% पे भी लोन मिलता है. Yeah, sir, I'm so sorry. I think I got disconnected. Yes. Yeah, thank you so much, sir. Yes, I think we are done with the questions, and now we have our chief guest, sir, joining us, Mukesh Ashar, sir. Welcome you, sir. He's a past zone president, and whatever we learn in JCI, he is our guru. So all the JCs joining here, right from Shanware sir to all the members of JCI Nagpur Medico. Sir, we welcome you all for our today's session, and thanks for accepting the request. He's been running so busy. 2 दिन से sir zone 8 के साथ में थे sessions में, and he's just finished his session. So the heartiest welcome, sir, and thank you so much for accepting our request. Now to introduce our chief guest, and I would like to invite VP IO JC Dr. Vandana Gade. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yeah, good evening, everyone. Sir, I congratulate Ram Heda, sir. You have given excellent lectures, and it's really beneficial not only students for us also. And it gives me immense pleasure to introduce the today's chief guest, Mukesh Ashar sir. मुकेश अशर सर ने जेसी और ट्रेनिंग की जो जर्नी है वो एक साथ ही शुरू की है. Mukesh sir joined JC in 1993 as a member of Orange City of Nagpur City, from Junior Nagpur from Zone 9. 1993 में जर्नी स्टार्ट करने के बाद सर ने एक एक पायदान जेसीस के हासिल किए. जैसे सर पहले बने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईओ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मैनेजमेंट एरिया, प्रेसिडेंट ऑफ द चैप्टर इन 1998 एंड जोन प्रेसिडेंट इन 2003. 2004 में सर की नियुक्ति इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ एशिया पैसिफिक डेवलपमेंट काउंसिल में हुई. सर की ट्रेनिंग की भी जर्नी 1994 में ही शुरू हुई. 1997 में सर ने नेशनल ट्रेनर, 1999 में सर प्राइम इंटरनेशनल ट्रेनर ग्रेजुएट हुए और 2004 में सर क्वालिफाइड एज अ एक्सेल इंटरनेशनल ग्रेजुएट trainer. Since 2001, Mukesh Ashar sir qualified as a prime assistant coach of Junior Chamber, international and assistant trainer for JCI trainer and JCI presenter in 2008 and 2010. Sir has conducted more than 2,000 training program and more than 1 lakh से भी ज्यादा लोग उनके ट्रेनिंग से प्रभावित हुए हैं. एंड सर ने बहुत सारे अच्छे टॉपिक पे सर ने मोटिवेशनल प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, टीम बिल्डिंग, टाइम मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम एट वेरियस नेशनल, कन्वेंशनल एंड इंटरनेशनल फोरम. सर को बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है. लाइक सर हैज गॉट द अवार्ड्स लाइक मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ जोन इन 1996, आउटस्टैंडिंग ट्रेनर ऑफ जोन इन 1997, आउटस्टैंडिंग LOM ऑफ इंडिया 1998, आउटस्टैंडिंग जोन काउंसिलर इन 1999 एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन एज अ जोन प्रेसिडेंट इन 2004. Sir is also awarded as the outstanding JC of Asia's Pacific region at Japan in 1996. Sir का जो best recognition है, the sir is honored as a one-day world president on 29 December 1905 at Mysore by the hands of JCI world president by Thomas. सर पेशे से तो मैकेनिकल ग्रेजुएट है, पर सर इज अ फाउंडर डायरेक्टर ऑफ लेमन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वन ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड इन इंडिया. सर की कॉन्फिडेंस अनलिमिटेड नामक एक ट्रेनिंग संस्था भी है और राइटिंग गुरु नाम से भी सर का फर्स्ट टाइम हिंदी हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट किट भी है.
सर ने सर इसके अलावा सर एडवेंचरस स्पोर्ट्स में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। You can means you can. So ladies and gentlemen, please welcome our chief guest for today's function, Dr. Mukesh Asal sir. Welcome sir on JCA platform. Thank you Vandana madam for a very kind introduction. Sir का ये जो introduction madam ने पढ़ा शायद आधा भी नहीं है. आधा भी नहीं है. Yes, but we know sir as our guru in JCI, so welcome sir. And सभी students के लिए मैंने sir से request किया था कि हमने 7 days का session लिया है सभी students के लिए. काफी सारी नई चीजें बच्चों ने सीखी है इन 7 दिनों में. और लेकिन एक जो अभी लास्ट में आप टेक होम मैसेज लेंगे सर से, बिल्कुल मोटिवेट हो जाएंगे. सो ओवर टू यू सर एंड आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गाइड अस. Thank you very much, Madam President. It is always a pleasure to be with you all. और जब मैं आप जैसे लीडर्स को देखता हूँ तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन होता है कि ये सब काम कर रहे हैं तो मुझे भी इनके साथ काम करते रहना चाहिए. और बस इसी तरीके से एक ना एक ग्रुप के साथ में लगातार प्रोग्राम चलते रहते हैं. I also need to thank चार्टर्ड अकाउंटेंट हेड़ा जी फॉर बीइंग विद अस, कि आपने आकर के हमारे चैप्टर के मेंबर्स का मान रखते हुए जो बच्चों का ग्रुप है उनको इन्फॉर्मेशन शेयर किया उनके साथ में कि वो अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं. और पिछले 7 दिनों में जो आपकी कंप्लीट वर्कशॉप चल रही थी मैडम प्रेसिडेंट इन ITI के बच्चों के साथ में, और आपने अलग अलग तरीके के प्रोग्राम उनके बीच में रखा और कैसे वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़े तो कौन सी चीज कहाँ काम आएगी. नाउ दे आर बीइंग गिवन द टूल्स, नाउ दे आर टू डिसाइड हाउ टू प्लेस इट राइट एंड डू इट. मैं अब एट द क्लोजिंग एंड ऑफ द प्रोग्राम व्हाट आई लाइक टू टॉक अबाउट, मैं जो आपके साथ में बात करना चाहता हूँ ये है कि इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको हेड़ा जी जैसे और जितने रिसोर्समैन आपके पास में आए ऐसे लोग हैं अवेलेबल. हिंदुस्तान के अंदर में काबिल लोगों की कमी नहीं है और लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है. लेकिन जो चीज हमको हकीकत समझना पड़ेगा कि आज आपको पिछले 7 दिनों से जो कुछ भी जा रहा था, आज ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई. अब ये इंफॉर्मेशन का आप क्या करोगे? इस इंफॉर्मेशन को जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे ये नॉलेज नहीं बनेगी. और इंफॉर्मेशन की लाइफ होती है, थोड़े टाइम बाद वो इंफॉर्मेशन या तो पुरानी हो जाती है या तो खत्म हो जाती है. आप आज ली हुई इंफॉर्मेशन के ऊपर में 4 साल बाद काम नहीं कर सकते. 4 साल बाद अगर आपको काम करना है तो आपको उस समय इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. होता क्या है, हम लोग इंफॉर्मेशन, राम जी ने आज आपके साथ में बात किया, अभी इंफॉर्मेशन लेकर के आपने उसको ताले में डब्बे में डाल करके लॉक एंड की में जाके रख दिया, आप लाइफ के दूसरे कामों में लग गए. अभी तो मुझे मेरा स्टडीज कंप्लीट करना है, फिर मुझे मेरा और ये काम कंप्लीट करना है, फिर मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं सोचूंगा क्या करना है. जब आप जाऊंगा वो डब्बे को खोल को देंगे तो इंफॉर्मेशन की उम्र में फफूंद लग गई होंगी. जूम का इस तरीके से ऑपरेट किया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में इतने सालों से काम कर रहा हूं तो मैं भी महीने भर में मुश्किल से एक प्रोग्राम जूम पे करता था. मुश्किल से एक प्रोग्राम जूम पे होता था हमारा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रही मीटिंग जहां नहीं मिल सकते सब, तब महीने में एक. और आज की तारीख में दिन के 4 प्रोग्राम जूम पे होते हैं. तो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है. तो आज जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली हुई है वो इन्फॉर्मेशन 4 साल बाद कितनी काम आएगी, वो इसकी गारंटी ना राम सर ले सकते हैं ना और कोई रिसोर्स पर्सन आपके पास में आया होगा वो ले सकता है. तो आपको ये तय करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको जो ऑनरेबल रिसोर्स पर्सन लोगों ने दी है उस इन्फॉर्मेशन का आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है. मैं 2-3 बातें आपके साथ में शेयर करूंगा क्योंकि आप सब ITI के स्टूडेंट हो और आत्मनिर्भर कि मुझे कोई आकर I think there is some very strong disturbance. Yes sir, yes sir. Just I'm figuring. Madam, can you mute them? Can you mute Yes sir, them? yes sir. Trying. Yes sir. Fine. Thank you very much. होगा, उनके ध्यान भी नहीं होगा, वो पीछे से कोई आवाज आ रही होगी, ये अननोइंगली होता है. तो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि आत्मनिर्भर कोई आकर के मुझे बताए कि चलिए साहब अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना, तो किसी के कहने का इंतजार क्यों करना है साहब, ये मेरा भारत है, ये आपका भारत है, तो इसको आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी तो मेरी और आपकी है ना. तो हमने इसका काम शुरू कर देना चाहिए. और एक बात कान खोल करके सुन लीजिए कि जब तक मेरे और आपके भारत के अंदर में लोगों को नौकरी करने का शौक रहेगा तब तक ये भारत आत्मनिर्भर तो नहीं हो सकता.
ये अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें नौकरी पेशा थॉट प्रोसेस के अंदर में डाल दिया, मतलब जेनेटिक लेवल तक चला गया है हमारे बच्चों के अंदर में कि वो पढ़ते इसलिए कि अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वो पढ़ते इसलिए नहीं है कि सक्षम बन जाएगी, वो अच्छा पढ़ते इसलिए है कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो वो जब तक की सोच रहेगी तब तक तो हम आत्मनिर्भरता की बात ही नहीं सकते। अरे इतने लोगों को नौकरी देगा कौन? और फिर हम कहते हैं सरकार नौकरी नहीं दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रही है। सरकार को क्या नौकरी देने के लिए चुन के थोड़ी लाते? अगर सरकार नौकरी देंगी तो देश कौन चलाएगा? हमको क्या लगता है देश चलाना मतलब खाली नौकरी देना थोड़ी है सर। देश चलाना मतलब और बहुत सारी बातें हैं। हम चाहते हैं कि हमें सारी सुविधाएं मिले, हेल्थ केयर मिले, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, तो कम से कम नौकरी देने की जिम्मेदारी से सरकार को मुक्त करे। ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये जिम्मेदारी आप लीजिए। जिस दिन भी मैंने एक मेरा वेंचर शुरू कर दिया, मैं कहता हूँ एक चाय का ठेला भी मैंने क्यों नहीं डाल दिया, कम से कम मैं 2 लोगों को अपनी नौकरी दे सकता हूँ। आई एम टॉकिंग द बेयर मिनिमम। जाहिर सी बात है, हमने टेक्निकल फील्ड के अंदर में अगर एजुकेशन लिया हुआ है तो हम वो काम तो नहीं करेंगे। काम में बुराई नहीं है, वो काम करने में भी बिल्कुल बुराई नहीं। तो मैं तो वो लेवल पे आके कह रहा हूँ कि अगर आपने चाय की रेडी भी डाला तो आप 2 लोगों को नौकरी देते हैं आपके यहाँ, और आप कहलाते हैं उद्यमी। मेरा अपना खुद का काम है, तो वो खुद के काम करने वाला जज्बा आपको अपने अंदर में जगाना पड़ेगा। और आइडिया की कमी नहीं है। आप रास्ते पे खड़े हो जाइए और चॉकलेट लेकर के या कोई गिफ्ट लेकर खड़े हो जाइए और हर आदमी को रोकिए, उसको बोलना मुझे 5 आइडिया बता, मैं तेरे को एक 50 रुपए का चॉकलेट देता हूँ। वो चॉकलेट के चक्कर में आपको 5 नहीं 10 आइडिया बताएगा। हमको लगता है कि आइडिया नहीं है, और हर एक आइडिया अच्छा होता है। बिलीव यू मी, आइडिया अच्छा है बुरा होता ही नहीं है ना। आइडिया आइडिया होता है। उस आइडिया को आप कन्वर्ट कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है कि अच्छा है या बुरा है। आपको क्या लगता है जब फेसबुक चालू हुआ, मैं फेसबुक इसलिए बात कर रहा हूं कि जितने लोग मेरे साथ उपस्थित थे, हम में से ऐसा एक भी नहीं होगा सोशल मीडिया पे लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए अवेलेबल। मेरी और आपकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन करके रह गया। तो ये मत सोचिए कि साहब वो तो फेसबुक जैसा बड़ा अच्छा आइडिया आएगा। तो फेसबुक बड़ा बाद में बना, पैदा तो वो छोटा ही हुआ था। सब बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, बरगद की छांव के नीचे 200 लोग बैठ जाते हैं, लेकिन क्या बरगद का पेड़ ऐसे ही किसी ने लाकर के वहां गाड़ दिया था क्या? बरगद का पेड़ छोटे से ही बीज से जन्म करता है साहब, कोई भी चीज। तो आइडिया छोटा ही सही, आइडिया कितना कॉमन ही सही, उससे ज्यादा चिंता मत करो। मैं अपनी परिभाषा में उसको कहता हूं कि हॉर्स और जॉकी की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं उसके अंदर में, और बड़े कोर ऑफ हार्ट से जुड़ा हूं उसके साथ में। रोज कम से कम 4-5 लोगों से मेरी बात और मुलाकात होती है जो नए आइडियाज के लिए काम करते हैं, आइडिया शेयरिंग करते हैं हमारे साथ में। क्योंकि मैं 11 स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा हूं, जहां हमारा काम ही है एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना, सपोर्ट करना, उनको नर्चर करना, उनको मेंटर करना, गाइड करना, और उनको स्टार्टअप लेवल तक लेकर के आना, और उनके स्टार्टअप को एग्जीक्यूट कराने लेवल तक लेकर के आना। तो लोग आकर के बात करते हैं, सर एक बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया अच्छा बुरा नहीं होता है ना। मैंने आपसे क्या लगा, सवाल ये कि आपके अंदर में जज्बा कितना स्ट्रांग है उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने का। आप कितने लेवल तक जाने को तैयार हो, आप कितनी बार गिर करके उठने को तैयार हो। क्या जाने वाला है, हमने एक प्रयास कर लिया, मैंने जो कुछ भी सीखा है नई चीजें जो तो ये प्रोसेस के बारे में मुझे और आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि आइडिया पे मत जाइए। हम जॉकी और हॉर्स की बात करते हैं, इसके अंदर में जो आइडिया होता है वो हॉर्स है, और जो आइडिया को इंप्लीमेंट करना एंटरप्रेन्योर जो है वो जॉकी है। एक अच्छा घोड़ा, मतलब अरबी घोड़ा, दुनिया की सबसे बेस्ट नस्ल का, दुनिया का बेस्ट घोड़ा एक अनाड़ी जॉकी को दे दिया, तो आपको क्या लगता है वो रेस जीत सकता? क्या नहीं जीत सकता। लेकिन एक ट्रेंड और बहुत क्लासिफाइड एकदम जॉकी, जिसने मेहनत किया, जिसने खूब प्रयास किया, जिसने खूब शिद्दत से काम किया अपने हॉर्स राइडिंग की स्किल के ऊपर में, उसको अगर एक ऑर्डिनरी घोड़ा भी दे दिया ना तो वो रेस को जिता के दिखा सकता है। तो आइडिया कितना भी ऑर्डिनरी क्यों ना हो, अगर आइडिया को इंप्लीमेंट करने वाला ज्यादा सशक्त है, और वो सशक्त कैसे बनेगा, तो वो तो ठोकरे खा करके बनेगा, वो तो काम करके बनेगा, वो तो हार करके जीतने की कोशिश करेगा। वो गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा। घुड़सवारी गिरा करते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता हो। तो मुझे और आपको तो वो घुड़सवार बनना है,
और हमें घुड़सवारी करना है। हमें अपने ऑर्डिनरी आइडिया को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से इंप्लीमेंट करना है। कैसे करना है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको एक अच्छा मेंटर चाहिए। उस मेंटर के साथ बैठिए। मैं समझता हूँ आपके कॉलेज के प्रोफेसर भी आपके साथ सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास में अलग अलग फील्ड के मेंटर्स मिलेंगे आपको। अभी राम सर है, अगर आपको लगता है उन्होंने जो बातें आपके साथ में की उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो राम सर विल फील वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आज आकर के उन्होंने आपके साथ में 4 बातें किया तो उनके काम, उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, तो वो भी जानते हो, क्योंकि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी काम करेंगे। तो आइडिया पे ज्यादा फोकस मत कीजिए। आइडिया आपको जहां से मिलता है उसको इंप्लीमेंट कैसे करना उस पर पहले फोकस कीजिए। एक चीज और थोड़ी सी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। ऐसे प्रोग्राम जब होते हैं जहां अलग अलग डोमेन से लोग आके इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उस समय मैं जब बहुत बच्चों के साथ बात करता हूं तो वो कहते हैं सर मैंने इनको भी सुना, इनको भी सुना, इनको भी सुना, इनको भी सुना, मैंने बहुत सारी बातें सुनी, अब मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहां आती है। आप लोगों ने कहा, सब स्कीम्स आपको मालूम पड़ गई, उसमें से कोई चीज उठा करके करने जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी जर्नी बहुत लंबे समय तक नहीं जाएगी, क्योंकि ये उधार का दिया हुआ ज्ञान है जिसको आप अपनी लाइफ में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सजेशन आपको, पहले ढूंढिए कि आप करना क्या चाहते हैं। अब जब आपने ढूंढ लिया आप क्या करना चाहते हैं, उसमें आपको क्या ज्ञान चाहिए वो जाकर के उस व्यक्ति को ढूंढिए जो उसमें ज्ञान देगा, वो आपको सिखाएगा। आपने गदा युद्ध भी सीख लिया, आपने धनुर्विद्या भी सीख लिया, आपने भविष्यवाणी करना भी सीख लिया, और आपने दौड़ना भी सीख लिया, और आपने चेस खेलना भी सीख लिया, आपने कैरम खेलना भी सीख लिया। अब सब सीख लिया, सीखते सीखते आपकी उम्र 40 साल हो गई। अब आप सोचते हो कि इसमें मैं क्या करूं। अब आपकी कंपटीशन 20 साल की युवा से है। जाहिर सी बात है 20 साल की युवा के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आप कैरम में होशियार बनना चाहते हैं, चेस में होशियार बनना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, या आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, या आप पढ़ना चाहते हैं, या आप धनुर्विद्या सीखना, गदा विद्या, जो सीखेंगे उसका गुरु ढूंढिए। उसमें जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन निकलवाइए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर के दिमाग में क्लटर को इकट्ठा मत कीजिए साहब। ये गूगल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम क्या? आपने गूगल पे एक वर्ड डाला तो आपको 1000 पेज मिल जाते हैं। अब दिक्कत ये 1000 पेज में से कौन सा पेज पढ़ना हमको ही नहीं मालूम है, और हम कंफ्यूज होकर के रह जाते और सुपरफिशियल नॉलेज के साथ में रह जाते। गूगल इज ओनली टू हेल्प यू इन द पोजीशन जहां आप जंगल में फंस गए तो गूगल मैप का इस्तेमाल कीजिए। बाकी आपको स्पेसिफिक डोमेन में राम सर हो गए, जैसे ये इनकी महारत है, इनकी महारत है। ये भी नहीं चाहते कि 100 लोग सुन करके चले जाए, ये भी चाहते हैं कि एक व्यक्ति आए, सुने और जो बताया उसको इंप्लीमेंट करे। He'll be more happy helping one person take the benefit of the scheme rather than 100% listening to the scheme and going away. आप क्या करना चाहते हो उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। थोड़ा आत्मावलोकन कीजिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। आज की तारीख में अगर आपको बताना है तो हमारे पास में एग्रीकल्चर इतना बड़ा डोमेन है। मैं समझता हूँ कि किसी जमाने में ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी है वो एग्री इकोनॉमी है। धीरे धीरे वो इकोनॉमी कहीं तो भी चेंज हो गई। मैं समझता हूँ फिर वो टाइम आ गया कि एग्रीकल्चर को हम बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे ले जा सकते हैं। फार्मर को सुसाइड करने की नौबती क्यों आएगी? क्योंकि फार्मर ने कभी समझा ही नहीं कि उसका जो काम है वो बहुत बड़ा बन सकता है। क्योंकि लोगों ने फार्मर को एकदम घटिया बता दिया तो फार्मर ने मान लिया कि मैं तो घटिया ही हूं, और इसलिए उसने अपने आप को कभी अच्छा माना ही नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर में इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतना उसके अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, इतने जबरदस्त लेवल पे टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन होता है कि एक काश्तकार अपने घर में बैठ करके अपने खेत में अपनी फसल के बीच में क्या उग रहा है उसको मॉनिटर कर सकता है और उसको वहां से हटा भी सकता है। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन दिक्कत ये है काश्तकार उसको लेने को तैयार नहीं है। मतलब हमारे पास में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारे पास में जिसको चाहिए वो अवेलेबल है, लेकिन दिक्कत ये जिसको चाहिए उसको मालूम ही नहीं कि मुझे लेना कहां से, और वो दुनिया जहान की सारी बातें सीख रहा है। वो काश्तकारी छोड़ करके वो नई नई चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा है। क्यों? इससे पहले ढूंढना पड़ेगा क्या मैं काश्तकारी करना चाहता हूं, और अगर नहीं करना चाहता हूं तो कृपया छोड़ करके दूसरा काम वो करें जो करना चाहते हैं। लेकिन कम से कम ये मत कहे कि काश्तकारों के लिए आज की तारीख में हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचा है। ये हर जगह लागू होता है। हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है तो एक एग्रीकल्चर डोमेन बहुत स्ट्रांग है, मैन्युफैक्चरिंग डोमेन बहुत स्ट्रांग है। अब तो मैन्युफैक्चरिंग डोमेन इज गोइंग लीप्स एंड बाउंड्स, क्योंकि पूरी दुनिया ने चाइना से सायोनारा बाय बाय कहना शुरू कर दिया है। अब जब चाइना से बाहर निकलेंगे तो एक ही दरवाजा खुला दिखता है, वो दरवाजा है मेरा और आपके हिंदुस्तान का दरवाजा।
वो दरवाजे में आएंगे तो सही, लेकिन उसको यहाँ आने के बाद में मेरे और आपके जैसे सुस्त लोग दिखेंगे जो शाम को झाड़ के नीचे बैठ करके ऐसा बीड़ी फूकेंगे या गांव में चौपाल के नीचे बैठ करके पत्ते खेलेंगे या कौड़ी खेलेंगे, तो वो वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर उसको हम तैयार बैठे देखेंगे, हमारे पास में औजार तैयार है, मेरे पास में शेड तैयार है, फैक्ट्री तैयार है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कम से कम दिन के 100 पीस तो बना सकता हूँ। आप बोलिए तो सही क्या बनाना है, मेरे पास में लोग हैं मेरे साथ काम करने वाले। ये जब जज्बा दुनिया को दिखेगा तो बिलीव यू मी, इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब और बिगेस्ट हब। हमारे पास आप जैसा युवा शक्ति है, सिर्फ सोच को लाना जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग हब में भी काम किया जा सकता है। ये मत सोचिए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए आपको 10 लाख 20 लाख की जरूरत पड़ती है। नो, जज्बे की जरूरत पड़ती है। आपने तय कर लिया है कि आपको ये चीज मैन्युफैक्चर करना है, आपको ये मैन्युफैक्चर करना है, तो ये मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, वो पैसा क्यों चाहिए, वो पैसा कहां से मिलेगा, वो पैसा कौन देगा, ये माल कौन लेगा, ये सब बताने के लिए हमारे पास लोग हैं। लेकिन हम ये सोच के बैठ जाते हैं, अरे ये कहां से बनाएंगे यार, कुछ भी बनाने के लिए 50 लाख तो पहले चाहिए, मेरे पास है नहीं तो जाने दे, इसको नहीं बनाता, इसको नहीं बनाता तो क्या करता, कुछ नहीं सोचता हूं क्या करूंगा। अब सोचते ही रहोगे तो काम कब करोगे, जब केक पे 60 कैंडल जलेगी तब? नहीं, आज करना पड़ेगा। आज सोचिए, आज ये बनाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं बनेगा तो कुछ और बनेगा, जो बनेगा शायद वो भी काम आएगा। लेकिन मुझे मालूम तो पड़ेगा कि ये मैं नहीं बना सकता, और ये कौन बना सकता है उसको जाकर के ढूंढूंगा। सब लोग अवेलेबल है। बहुरत्ना वसुंधरा हिंदुस्तान के अंदर में तो इतने डेवलप रहे। अब हमको वो अपने उसको रोकने के प्रयास छोड़ना पड़ेगा। एक बार उसको खुला छोड़ दिए, देखिए कैसा निकलता है बाहर। हमने पत्थर डाल के रखे उसके ऊपर में कि वो आत्मनिर्भर ना बने। अब सिर्फ वो पत्थर को हटा दीजिए, हिंदुस्तान में खुद इतनी ताकत है कि वो उठ करके बाहर आएगी, कि उसके युवा काम कर रहा है। बस वो देखने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग में इतना पोटेंशियल है। टेक्नोलॉजी की तो मैं क्या बात करूं, वो बात करना ही कम पड़ेगा उसके अंदर में, शब्द कम है मेरे पास में उसको कहने के लिए। टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का ब्रेन पूरी दुनिया में माना हुआ है। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी के अंदर में टेक्नोलॉजी की हायर पोजीशन के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ इंडियन दिमाग काम कर रहा है। अब तक वो वहां इसलिए काम कर रहा था कि उसको यहाँ फैसिलिटी नहीं थी, यहाँ उसको वैसा मेंटल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब वो समय आ गया कि उसको वैसा मेंटल एनवायरनमेंट बन रहा है, मिल रहा है। बिलीव यू मी, सब पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, सब मेंटल एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं। हम उसको अगर जोश देंगे तो वो सब है। टेक्नोलॉजी, आप भी होशियार है बहुत। आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूशन में आपको आपके प्रोफेसर टेक्नोलॉजी देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। और गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स है, पर सब स्कीम में मत जाओ, कंफ्यूज होकर रह जाओगे कि ये लो कि ये लो। ऑब्जेक्टिव आपका पैसा लेना स्कीम से नहीं है। ऑब्जेक्टिव आपका आपके प्रोडक्ट को, आपके थॉट प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो लेना है। सब्सिडी खा करके डकार के बैठने की सोच है आपकी, तो आप जिंदगी में बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो देने वालों की कमी नहीं है, देने वालों की कमी नहीं है। ऐसे मैंने बहुत किस्से देखे हैं साहब कि 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की लोन लेकर के काम शुरू किया और 4 साल के अंदर में 250 करोड़ की कंपनी बनाया है। 2 लाख रुपए की लोन लेकर के शुरू किया, क्रेडिट कार्ड के ऊपर में लोन लिया 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, और आज की वैल्यूएशन उसकी कंपनी की 250 करोड़ है महज 4 साल के अंदर में। तो ये मत बोलना कि पैसा नहीं है करके काम नहीं कर सकते। आपकी शिद्दत है आपके पास में, आपका जुनून है तो आप काम कर सकते हैं। और युवाओं के पास में जुनून की कमी नहीं है। बस ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कम करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ना बनने देने के प्रयास इतने सालों से करते आ रहे हैं, वो हमारी मानसिकता को हमको हटाना होगा। और खुले आसमान के नीचे सांस लेने की सुविधा सबको मिल जाए, ये सोच लेकर के एक अच्छे हिंदुस्तान के एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मुझे आज बुलाया, मेरे विचार आपके बीच रखने का मौका दिया। एक एंटरप्रेन्योर, बडिंग एंटरप्रेन्योर के साथ बात करने का जब मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि मैं मेरे दिल से विराम देता हूं और ये स्क्रीन पुनः मैं प्रेसिडेंट मैडम डॉक्टर साड़ा को सौंपता हूं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। Thank you, sir. Thank you very much. Truly, such a motivating. You are all the clear ideas.
और इतने सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्स के साथ में आपने ये जो हमारा 7 डेज का जो सेशन है उसको बिल्कुल कंसाइज करके और एक समरी करके हमें बताया है सभी स्टूडेंट्स को कि हाउ दे शुड गो अहेड विद दिस. अमेजिंग सर, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड पावरफुल स्पीच. थैंक यू वेरी मच. आज हमारे साथ में अभी प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI कॉलेज हैं. मैं सर को आमंत्रित करती हूँ फॉर हिज फाइनल रिमार्क्स, concluding remarks and a vote of thanks. Over to you, sir. Hemant. Yes, yes. Am I audible, ma'am? Okay, thank you. First of all, I would like to thanks to JCI और राम हेडा सर, जिन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स, तो जो इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की, रियली एक एंटरप्रेन्योर, एक जो स्टार्टअप करना चाहता है उसको जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट से क्या है वो अच्छे तरह से सर ने एक्सप्लेन किया, बताए. और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी हो, लोन कहाँ से मिलेगा, मुद्रा लोन हो या जो भी वेबसाइट्स है वो वेबसाइट्स कैसे, तो रियली दैट विल हेल्प टू द स्टूडेंट्स. और मैंने भी सोचा है कि हमारे यहाँ नियर अबाउट मोर देन 1000 स्टूडेंट्स आर देयर. उसमें से मुझे ज्यादा नहीं, टारगेट ओनली 10 शुड हैव एन एंटरप्रेन्योर, ऐसा टारगेट मैं भी लेके चला हूँ. और this presentation nicely help them to do their business or to start their छोटा मोटा जो भी बिजनेस उनको स्टार्ट करना है, क्योंकि स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए टाटा से हमें सपोर्ट मिला था और एक महीने का पूरा ट्रेनिंग हुआ. उसमें से हमने 40 बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेशल ट्रेनिंग उनको दिया है. लेट्स होप कि उसमें से, और आज का जो उन्होंने सर ने, राम हेडा सर ने बच्चों को MSME और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, दैट इज नाइस वन, रियली हेल्पफुल इट इज. और ये जो मुकेश सर ने ये अभी आखिरी में जो इतना मोटिवेशनल और इतना बच्चों को कुछ करने के लिए मजबूर, यानी होना ही चाहिए, दिस इज अ वेरी मोटिवेशनल और बहुत ही जबरदस्त स्पीच सर ने दिया है. नेचुरली कुछ तो इसमें से डाइवर्ट होंगे ऐसी अपेक्षा करता हूं मैं. और सवेरे का सेशन और आज का सेशन जो स्वाति मैम ने अरेंज किया और हमें, हमारे बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए जो भी इंफॉर्मेशन, बहुत ही सवेरे भी बढ़िया सेशन हुआ, मोटिवेशनल, और सभी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा दिखाया. और मुझे भी फोन आया, सर इट इज अ वेरी मोटिवेशनल और बहुत ही सही प्रोग्राम आपने अरेंज किया. सो दिस इज बिकॉज ऑफ our cooperation and with the JC. स्वाति मैम हमारे यहाँ आती रहती है और हमें भी एज अ इंस्टीट्यूट ये स्वाति मैम ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें, उनको जो भी बिजनेस है, गवर्नमेंट के स्कीम्स है, उसके बारे में बताएं. सो I would like to give too much very thankful to the Swati Sarada ma'am, President JCI Nagpur Medico, for such a wonderful program. ऐसे प्रोग्राम मैम अरेंज करते रहिए so that बच्चे बेनिफिटेड हो. उसमें से हमें ठीक है, नॉट 100-200 जो भी है, लेकिन कुछ तो उनमें स्पार्क आए, वो सोचने में मजबूर करे कि नहीं न हुआ, हैव टू डू समथिंग. तो इसमें से अपना आउटपुट जो है, वॉट एवर इट मे बी, बट इनपुट शुड बी गिवन, कुछ ना कुछ तो मिलना ही है. सो विद दिस होप आई विल स्पेशल थैंक्स टू स्वाति सारड़ा मैम, राम हेडा सर, and a very fine motivational speech by Mukesh sir. So thank you to all of you for this good gesture, and
very informative session. Thank you, and also thanks to the participants who are there for last 1 month. Sorry, 1 hour. So that is क्योंकि स्टूडेंट को आज पकड़ के रखना ये सबसे बड़ी बात है. So thanks students for attending the webinar. Thanks for all. Thanks to the participants, all participants for attending the program from Government ITI Nagpur and JCI Nagpur Medico. Thanks for everyone. Thanks. Thank you, sir. Very much. जी जी. Thank you very much. And जब आप अशर सर के हम लोग sir, I think our EPS training is yet awaited, and every time we listen to you, मेरे दिमाग में वही आता है कि अब हमारा EPS कब होने वाला है. So yes, whenever we listen to you, sir, it's always a learning. Swati ma'am. Yes, sir. After lockdown, I would like to have one session at our institute for Mukesh sir. Yes, yes. सर की तो अभी से सर अपॉइंटमेंट लेकर रखनी पड़ेगी हमें. Okay. And yes, yes, definitely, sir, definitely. Okay. We will request him. Yes, he is a very busy person. बिल्कुल करेंगे सर. और thank you, sir. Whenever we listen to you, whether it's your as a guest speaker or whether it's your training, we learn so much from you, sir. Mukesh sir, thank you so much for being here. And Ram Heda sir, it was truly a very informative session. Here I would like to share one very good coincidence, sir, that Skill Blast we had started 7 days back. Deepak Heda sir had started with banking sector, and his son today, that is Ram Heda, he's concluding it. So it was a very good that he had started in his closing. So thank you very much to both of them. And thank you, Principal Sir, for letting us, let the students join us with us for these training sessions and our mission to help the students and give some information about all these trainings. आपने हमारा इसमें साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. Thanks to our past president, Dr. Sachin Devkar sir, for joining us every time and motivating us. Thanks to Dr. Vandana Gade madam and JC Dr. Kavita Dangra for the wonderful introductions, and all the participants, students of JC, of Government ITI College, and all the JCs, non-JCs. Thank you very much for joining us today. Our secretary madam is busy with some emergencies. She couldn't join, so I had to take up this formal vote of thanks. Thank you very much, sir. Thank you for sparing the time for all this. Thank you. Thank you. So, with your kind permission, shall I end the meet? Ashir sir? Yeah, thank you, sir. Thank you very much. Thank you, ma'am.